Hello, my dear students. Myself Gaurav Tomar and I hope all of you are doing fine. सब एकदम स्वस्थ हैं. तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट. और जब सीबीएसई 9th का पेपर बना के भेजा करती थी, बहुत साल पहले की बात है ये, तो ये सारे क्वेश्चन जनरली जो है सीबीएसई पूछा करती थी. तो ये सारे क्वेश्चन जो है उस हिसाब से, उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है. तो हर बार की तरह जो क्वेश्चन है 1 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क्स में रखे गए हैं, जो कि 9th क्लास का, 10th क्लास का पेपर का पैटर्न है सीबीएसई का. तो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, 1 सेंटेंस या 1 वर्ड के होते हैं. तो आप इनको देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर. बाकी इसके अलावा जो 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे वो साथ के साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे आपको. कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के मैं रीड कर दूंगा आपके. सबसे पहला क्वेश्चन है, नाजिज्म वाज अ सिस्टम, एक्सप्लेन. तो नाजिज्म जो था वो कोई एक या दो आइडियोलॉजी या विचार नहीं था. वो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, एक स्ट्रक्चर थी उसके आइडियाज का. वो वर्ल्ड के बारे में क्या मानता था, जैसे हम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि नाजिज्म का या हिटलर का वर्ल्ड व्यू क्या था, पॉलिटिक्स को लेकर, जियो पॉलिटिक्स को लेकर उसका क्या विचार था, किस तरह से उसने रेशियल आइडियोलॉजी, अनडिजायरेबल, डिजायरेबल में सोसाइटी को डिवाइड किया. तो इस तरह से मिलाकर हम कहते हैं कि वो एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर थी आइडियाज की. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, दैट नाजिज्म वाज अ सिस्टम. देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन जिनोसिडल वॉर. जिनोसिडल वॉर होती है जब बहुत ही बड़े लेवल पर लोगों को मारा जाता है, और इसके अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं जिनोसिडल वॉर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेम द पीस ट्रीटी साइंड बाय द जर्मनी विद द एलाइड पावर्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ये हमने देखा है कि कैसे ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिटलर को पावर में आने के लिए, क्योंकि इसकी जो भी प्रोविजंस थे दैट वाज क्वाइट ह्यूमिलिएटिंग फॉर द जर्मनी. और इसी का फायदा उठाकर, लोगों के सेंटीमेंट्स का फायदा उठाकर हिटलर ने पावर में आने की कोशिश की. तो बाद में वो सक्सेसफुल भी रहा. देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज आर्टिकल 48 इन द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन? इट गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री. ये एक हम नेगेटिव पॉइंट मानते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन का. देन फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर ने इस फायर डिक्री का इस्तेमाल किया था टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी फ्रॉम जर्मनी. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933? ये वो एक्ट था जिससे जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो है डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की थी और पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया था. अब डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट, और अब डिक्टेटरशिप को पूरी तरह से जर्मनी में स्टैब्लिश कर दिया गया था. Now name the country occupied by Germany under the slogan "One people, one empire, one leader." Answer is Austria. It was like occupied by Germany in 1938. Second World War कैसे स्टार्ट हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है जब जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक कर देता है, उस पर हमला कर देता है 1939 में. इसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के साथ जर्मनी की वॉर स्टार्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 12, लेविनस्ट्रॉम क्या था? लेविनस्ट्रॉम हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, इसे लिविंग स्पेस ही बोलते हैं. उसका मानना था कि अगर हमारे देश में रिसोर्सेज कम है, जगह कम है, तो अपने देश के रिसोर्सेज या लोगों को बसाने के लिए हमें नए एरियाज, दूसरे देशों की जगह उसको जो है कब्जा कर लेना चाहिए. घेटोज क्या थे? इट इज अ पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पर ज्यूज को, या जो अनडिजायरेबल लोग थे मेनली जर्मनी के अंदर, पहले ज्यूज को रखा गया था. बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, और बहुत ही पॉवर्टी का जो था सिनोनिम था एक तरीके से, तो वो घेटोस थे. हॉलोकॉस्ट क्या है? इसका नाम हम कई बार इतिहास में सुनते हैं अलग अलग जगह पर, बेसिकली जर्मनी के ही कॉन्टेक्स्ट में. तो दिस वाज नाजी किलिंग ऑपरेशंस, जिनको हॉलोकॉस्ट कहा जाता था, जो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोगों को पता चला कि किस तरह जर्मनी के अंदर जो ये सारा हम बात करते हैं रेशियल आइडियोलॉजी की, जिनोसिडल वॉर की, गैस चैम्बर में डिजायरेबल अनडिजायरेबल में डिवाइड करके अनडिजायरेबल को मारना, तो ये सारा जो है नाजी किलिंग जो थी, ये पता चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसी को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज ह्यूमिलेटिंग टू जर्मन्स. गिव 3 एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट. तो इसमें आपको बताना है, कोई भी 3 आप प्रोविजंस बता सकते हैं
ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की। जैसे मतलब जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था इस वॉर के लिए कि जितनी भी डैमेज या जितना भी परेशानी अलाइड पावर्स को या दूसरी कंट्रीज को हुई है उसका रीजन जो है जर्मनी था, तो वॉर गिल्ड को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। इसके अलावा वॉर के कंपनसेशन की फॉर्म में जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड जो अलाइड पावर्स को देने पड़े थे। एंड जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज पोजेशंस या कॉलोनीज, इसमें 30% उसका एरिया चला गया, 17% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल्स टू फ्रांस, पोलैंड एंड लिथुआनिया। उन्होंने इतना हिस्सा उसका ले लिया था। तो इन्हीं सभी प्रोविजंस की वजह से हम कहते हैं कि जो आपका जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, इट वाज ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मन्स। स्टेट 3 वेज इन नाजी एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर पीपल। एक तो इनेबलिंग एक्ट, जिसके ऊपर भी बात की, जिसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी थी जर्मनी के अंदर। फिर जो है गवर्नमेंट ने जो है स्टेट ने पूरा कंट्रोल कर लिया था इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी के ऊपर। एंड बहुत ही स्पेशल सर्विलेंसेस फोर्सेस जो हैं, जो लोगों पर निगरानी रखती थी। किसी को भी कोई राइट नहीं था सरकार के अगेंस्ट बोलने का, सरकार के अगेंस्ट जाने का, या नाजी आइडियोलॉजी और हिटलर के अगेंस्ट जाने का। क्वेश्चन नंबर 18, बाय द एंड ऑफ द 1940 हिटलर वाज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। मतलब कि एकदम चोटी पर था, पूरी तरह से पावरफुल बन चुका था 1940 तक हिटलर। कैसे? तो इसमें हम बोलते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी हिटलर ने अख्तियार की थी, इस्तेमाल की थी, उसमें उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ा था। जैसे ही लेफ्ट लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो आज का यूनाइटेड नेशंस है, पहले इसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था, जिसका काम था अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह कोई दोबारा या मानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, उसको इंश्योर करना। लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसलिए फिर लीग ऑफ नेशन को खत्म करके फिर अलग प्रोविजंस के साथ यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जिसका जिक्र हम ऊपर कर ही चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 1940 के अंदर हिटलर ने एक ट्राइपैर्टाइट पैक्ट साइन किया था। ट्राइपैर्टाइट पैक्ट मतलब जिसमें 3 लोग शामिल होंगे या 3 कंट्रीज जो हैं शामिल थी। एक थी जर्मनी, इटली और जापान। देन नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। ये बहुत आसान है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि 3 ग्रुप बना लेते हैं। एक वो ग्रुप जो नाजी थिंकिंग के सपोर्ट में था और नाजी आइडियोलॉजी की वजह से, नाजी थिंकिंग की वजह से वो लोग बेसिकली ज्यूज के अगेंस्ट हो गए थे। दूसरा ग्रुप था जो इसके अगेंस्ट था, जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो नाजिज्म के अगेंस्ट था, जिनको बाद में यस प्रोटेस्ट किया तो मार दिया गया। एंड द थर्ड ग्रुप जो न्यूट्रल था, जो हो रहा था उसको चुपचाप देखते रहे, ना उन्होंने विरोध किया ना उसको सपोर्ट किया। हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी टॉट टू द यूथ इन जर्मनी। हिटलर जो था वो यूथ में बड़ा इंटरेस्टेड था। भाई आज भी हम देखते हैं कोई भी कंट्री अपनी यूथ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। क्यों? क्योंकि वो उसके देश का फ्यूचर होता है। तो उसका मानना था कि जो यूथ है यही आगे का भविष्य डिसाइड करेगा, तो इसको नाजी आइडियोलॉजी सिखाना बहुत जरूरी है, इसको अपने फेवर में करना बहुत जरूरी है। तो अपनी आइडियोलॉजी कैसे उसने सिखाई? जाहिर सी बात है, अगर हम यूथ को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला तरीका क्या होगा? स्कूल्स के थ्रू। देन पॉइंट नंबर यही बात कर रहा है, नाजी आइडियोलॉजी टोट टू द यूथ इन द स्कूल्स। स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, सारी जो टेक्स्ट बुक थी उनको बदल दिया गया था। नाजी आइडियोलॉजी जो थी रेसिज्म की, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, उसको जस्टिफाई करता था। इसके साथ साथ उसने जो है चार्ल्स डार्विन और स्पेंसर की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन की आइडियोलॉजी थी उसको भी इस्तेमाल किया। जबकि डार्विन और स्पेंसर ने कभी भी अपनी ये थ्योरी मानवता को रेसिज्म या रेस के हिसाब से रैंक पर रखने के लिए नहीं बनाई थी, बट उसने इसको यूटिलाइज किया उस फॉर्म में। एंड पॉइंट नंबर 3, हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, पावरफुल बनाएगा ताकि आर्मी में सर्व करें वो लोग। देन यूथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैंग वॉक, हिटलर यूथ, जैंग वॉक को बाद में हिटलर यूथ कहा गया था, यूथ लीग एंड लेबर सर्विसेज, दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। The German mothers had to teach Nazi values to their children. नाजी आइडियोलॉजी के अंदर, नाजिज्म के अंदर मदरहुड का जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत महत्व दिया गया था, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो नाजी आइडियोलॉजी है वो अपने बच्चों को सिखाएं, नाजी वैल्यूज सिखाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है मदर का काम माना जाता था नाजी जर्मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन एंड जर्मन सोसाइटी। ये हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 20 से। तो ऑब्वियसली वॉर होगा तो फाइनेंशियल जो है प्रेशर क्रिएट होगा किसी भी देश पर। तो पहला यही बात करता है कि जो यूरोप किसी जमाने में सबको कर्ज दिया करता था, उसके पास इतना पैसा था, लेकिन वॉर में सारा पैसा जो है वॉर के अंदर इक्विपमेंट्स बनाने में, सैलरी देने में, खाने का इंतजाम करने में और बाकी चीजों में जो है इस्तेमाल हुआ, तो फाइनेंशियली प्रेशर क्रिएट हुआ। सोल्जर्स देश की रक्षा कर रहे हैं, युद्ध में लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनको जो सिविलियंस थे उनसे ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी। सोल्जर वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस। डेमोक्रेटिक आइडिया जो एक नया कॉन्सेप्ट था यूरोप में अभी तक, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, उसको खत्म कर कर ही हिटलर आया था, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की थी। तो डेमोक्रेसी विच वॉज अ न्यू आइडिया कुड नॉट सर्वाइव ड्यूरिंग द इंटर वॉर यूरोप। इस टाइम पीरियड के दौरान द वीमर रिपब्लिक फॉर्म्ड इन जर्मनी आफ्टर द वॉर हैड टू एक्सेप्ट वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। 6 बिलियन पाउंड्स अगर याद होगा वो देना पड़ा था। राइनलैंड जहां पर जो है गोल्ड माइंस थी वो भी जो है अलाइड पावर्स ने छीन लिया था। तो फाइनेंशियल क्रंच जो था, फाइनेंशियल प्रेशर जो है जर्मनी पर भी क्रिएट हुआ था। एंड मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ होता है मतलब जहां पर सोल्जर्स रहते हैं, बैरक्स एक तरीके से, ठीक है, तो उसको ग्लोरीफाई किया गया। ये हम इसी पॉइंट से समझ सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, तो सोल्जर्स को प्रेज किया जा रहा है, तो जो लाइफ वो जी रहे हैं, ट्रेंच लाइफ, वो काफी मुश्किल होती है, तो उसको भी ग्लोरीफाई किया जाने लगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो और करके जो 3 ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, तीनों सवालों का आंसर सेम होगा। Highlight the 5 events of 1933 that led to the destruction of democracy in Germany, explaining 5 features of political policies adopted by Hitler after coming to power in 1933, और how was democracy destroyed in Germany। तो इसमें हम वही बात करेंगे जो 1 मार्क के क्वेश्चन में हम 2-3 एक्ट के बारे में, फायर डिक्री के बारे में बात कर चुके हैं, उन सबको मिलाकर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट कहता है, ऑन 30 जनवरी 1933 जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है। इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो चांसलरशिप जब ऑफर की हिटलर को, तो सबसे जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट उसको वहां पर मिली। उसके बाद जो है कि हिटलर ने काम शुरू किया कि किस तरीके से उसको डेमोक्रेसी को खत्म करना है जर्मनी से। तो एक फायर डिक्री आती है 28 फरवरी 1933 के अंदर, जो इंडेफिनिट टाइम के लिए जो सिविक राइट्स हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली यानी फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, उन सबको खत्म कर देती है, जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। देन ही टर्न टू हिज आर्क एनिमीज, जो कम्युनिस्ट थे, उन लोगों की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे उन लोगों को जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट पास होता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, कि वो डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर देता है जर्मनी में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस, उनको बैन कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट, जो उससे जुड़ी हुई पार्टीज हैं, उनके अलावा बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया जाता है। एंड जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेती है। और साथ के साथ स्पेशल सर्विलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो स्टैब्लिश कर दी जाती हैं, ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हिटलर कैसे पॉपुलर हुआ, क्योंकि हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी, नाजिज्म, ये सब जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। तो सबसे पहली बात कि ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, वो लोग उसकी बातों पे विश्वास करते थे। ही वॉज अ पावर, उसको पता था कि कैसे लोगों को अपनी बातों पे विश्वास दिलवाना है। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी। ठीक है, बार बार हम बात करेंगे जो वर्साइल्स ट्रीटी में जो प्रोविजंस हमने ऊपर बताया, जो जर्मन ह्यूमिलिएशन का रीजन माना जाती थी, उसको कहा कि जो भी इनजस्टिस, जो भी राइनलैंड हमसे लिया गया है, आर्मी हमारी रोक दी गई है, हमें 6 बिलियन पाउंड्स और वॉर गिल्ट जो दिया गया है, वो सारा इनजस्टिस जो है वो जो है मैं उसको वापस करूंगा। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। ये 1923 के अंदर जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसमें जितने लोगों ने अपनी जॉब खोई थी, अनएम्प्लॉयड हुए थे, ही प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ देम टू लाइक प्रोवाइड वर्क। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस, कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको उखाड़ फेंकूंगा। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन, बड़ी बड़ी रैलियां करना,
बड़े बड़े रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मास मोबिलाइजेशन मतलब जो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है वो बहुत ध्यान दिया करता था। धीरे धीरे इस तरह से जो आइडियोलॉजी फैलने लगी, लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग जो है नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। मसीहा हम जानते हैं ना कि जो सेवियर है, जितने भी हमारे दुख दर्द कष्ट हैं हमें उससे कौन दूर करा सकता है, एक मसीहा। कौन है वो मसीहा? हिटलर। तो ये कुछ तरीका था जिससे हिटलर और नाजिज्म 1930 तक जो है जर्मनी में पॉपुलर हो गया था। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डिड द नाजी प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियोलॉजी बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल। देखिए इसमें सबसे पहले समझिए कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल कौन थे। हिटलर ने सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, डिजायरेबल अनडिजायरेबल। डिजायरेबल वो जिनकी हमें जरूरत है, जो देश के काम आ सकते हैं, और अनडिजायरेबल वो जिनकी हमें जरूरत नहीं है। क्या करना है अनडिजायरेबल के साथ? हम उनको हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर मार दिया, ठीक है, गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया। अब डिजायरेबल कौन थे? प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। प्योर एंड हेल्दी, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सारे आर्यंस जो थे वो अनडिजायरेबल थे। प्योर एंड हेल्दी, ठीक है। प्योर मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज अगर होती है तो उनको भी इम्प्योर जो था उसने करार दिया था, ठीक है। हेल्दी मतलब जो पूरी तरह हेल्दी होंगे, और कोई हैंडीकैप है तो उसको भी डिजायरेबल नहीं माना जाता था। अनडिजायरेबल में सबसे पहली जो कैटेगरी थी ज्यूज की थी, और बाकी जो थे इसके अलावा जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स, उन लोगों को भी अनडिजायरेबल कैटेगरी में रखा गया। फिर 1933 से 38 में, 39 से 45 में, ये दो टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, जब बेसिकली इन लोगों को पहले फेज के अंदर जो है ज्यूज वगैरह लोगों को उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, उनको बिजनेस से निकाल दिया गया, सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। और 38, 39 तक जिन्होंने देश नहीं छोड़ा, फिर उन लोगों को घेटोस में रखा गया, और घेटोस में रखने के बाद गैस चैम्बर में या कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर उन लोगों को मार दिया गया, ठीक है। देन जर्मनी ऑक्यूपाइड नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड। जो पोल्स थे उन लोगों को भी जबरदस्ती उनके एरिया से, उनकी प्रॉपर्टी से सब छीन ली गई थी और निकाल दिया गया था, ताकि वहां पर जो है एथनिक जर्मन लोग जो है वो रह सके। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? पोलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यंस, जो आर्यंस जैसे लगते थे, नए नक्शे एक्सटर्नल फीचर से, उनको जो रेस एक्सपर्ट होते थे वो उनको एग्जामिन करते थे, और अगर लगता था कि हाँ वो टेस्ट में पास हो जाते थे तो उनको जर्मन फैमिलीज के पास भेज दिया जाता था। जो भी हमने ऊपर बात की थी कि जर्मन फैमिलीज या मदर्स का काम क्या था? बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी या नाजी वैल्यूज के साथ पाल पोस कर बड़ा करना, या ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया जाता था, अनाथालय या अनाथ आश्रम में, जहां ज्यादातर ये बच्चे जो हैं अंतरूप से मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि हाउ वाज नाजी जर्मनीज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग टोटल कंट्रोल वर्ड्स पीपल। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब कि जो उसकी आइडियोलॉजी थी, जो नाजी सिस्टम या जो रेशियल आइडियोलॉजी या जो भी पूरा वर्ल्ड व्यू जो नाजी आइडियोलॉजी के अंदर था, उसको कैसे उसने फैलाया, कैसे लोगों तक पहुंचाया। तो इसमें हम बात करते हैं कि भाई नाजी रिजीम के अंदर जो है मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था, और उस लैंग्वेज को और मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था, और उन्होंने कभी भी लोगों को मारने के लिए किलिंग या मर्डर टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। दे यूज डिफरेंट वर्ड्स। पॉइंट नंबर बी में आप देख सकते हैं, मास किलिंग वाज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज, यूथेनेशिया फॉर डिसेबल्ड, selection and disinfection. Evacuation meant deporting people to gas chamber. The gas chamber were labeled as disinfection areas, जहां लोगों को मारा जाता था। Nazi ideas were spread through visual images, film, radio, posters, catchy slogans and leaflets. Propaganda films were made to create hatred for the Jews. The most infamous film, जो पहले भी 1 mark में बात किया, it was The Eternal Jews. Nazism worked on the mind of the people. They tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. The Nazis sought to win people's support by suggesting that कि हम बात करें कि मसीहा है और नाजी आइडियोलॉजी ही जो है उन लोगों को बचा सकती है, और उनकी जो प्रॉब्लम है जितनी भी जर्मन लोगों की, उनकी इन समस्याओं से उनको छुटकारा दिला सकती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको रिलेट करोगे तो बहुत आसानी से समझ लोगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। मेंशन 5 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, कि जर्मनी में नाजिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका परिणाम हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज। तो सबसे पहली बात है द वीमर रिपब्लिक था, वो खत्म हो गया था, क्योंकि जो है हिटलर ने जो डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी थी। अंडर नाजिज्म जर्मनी बिकेम डिक्टोरियल स्टेट, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई थी और डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने पूरा प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए बात की। इट वाज स्टेट फंडेड वर्क, मतलब क्या हुआ
कि स्टेट जो है वो पैसा देगी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, और इसी प्रोजेक्ट के दौरान जो जर्मनी बहुत बड़े हाईवेज, अच्छे अच्छे हाईवेज बनाए गए। हम एक फेमस कार ब्रांड की बात करते हैं, दैट इज फॉक्सवैगन, वो उसी टाइम पर जो है एग्जिस्टेंस में आई थी। इन फॉरेन पॉलिसी जर्मन लेफ्ट लीग ऑफ नेशन, रीऑक्यूपाइड राइनलैंड, एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इन सितंबर 1940 हिटलर साइंड अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट इटली और जापान के साथ। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड। And the last one is he believed in the survival of the fittest and established an exclusive racial community of pure Aryan. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो मैंने पहले ही बताया था, स्पेंसर और डार्विन की जो थ्योरी थी उसको इसने इस्तेमाल किया था। तो बेटा ओवरऑल ये जो थे कॉन्सिक्वेंसेस थे नाजिज्म के जर्मनी के अंदर। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।